अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विसेज में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। आज मैं उन गलतियों के बारे में बात करूंगा जो अक्सर एजेंट्स भी करते हैं और अक्सर अप्लीकेंट्स भी करते हैं, जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इनको मैंने कुछ कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया, फिर उनको सब कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया। तो नंबर 1 के ऊपर जो मैंने मिस्टेक काउंट कर रहा हूँ वो है आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को सही से जस्टिफाई नहीं कर रहे होते। अगर आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है तो डेफिनेटली इन आउट की स्टैंप्स लगती हैं, या आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई वीज़ा लगा हुआ है तो उस पर स्टिकर होता है, वो आपके पास होता है, तो उसकी फ़ोटो कापीज़ जो है आप प्रोवाइड नहीं करते, तो वो फ़ोटो कापीज़ आपने लाजमी प्रोवाइड करनी होती है। दूसरे नंबर पे पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी रिक्वायर्ड से कम होती है। कुछ एम्बेसीज 3 महीने तक वैलिडिटी कहती हैं, है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ 6 महीने, कुछ 8 और कुछ 1 ईयर। ठीक है, तो आपने ये वैलिडिटी लाजमी चेक करनी है। वैलिडिटी जितनी ज़्यादा होगी आपके पासपोर्ट की, उतना ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वीज़ा अप्लाई ना करें, नया बनवा लें। उसके बाद आ जाते हैं कि आप जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप प्रॉपर तरीके से फिल नहीं करते। कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, बॉक्स होते हैं, उनको आप छोड़ देते हैं, और उसमें ये होता है कि कुछ मिस्टेक करते हैं, लाइक जो हाथ से फिल होने वाले फॉर्म होते हैं उसको आप ओवरराइट कर देते हैं, और आप कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न होती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। कमेंट में करके मुझसे पूछिएगा, मैं फिर आपको बताऊंगा कैपिटल और स्मॉल में अगर आप लिखते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है, और इन्वेस्टर को कैसे उस एप्लीकेशन फॉर्म को समझने में गलतफहमी हो जाती है, मतलब वो सही से उसको समझ नहीं पाता। तो कमेंट मुझे कीजिएगा, मैं उसमें आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं कि आप जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आप लगाना भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर जा रहा हूँ किसी मुल्क में और मुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है, मैं स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट लगाना भूल जाता हूँ, लाइक एफिडेविट लगाना भूल जाता हूँ। मेरे पास कोई रिलेटिव मेरा बाहर पे है, मैंने उसका जिक्र किया हुआ है, इनविटेशन उससे मैंने मंगवाया हुआ, लेकिन मेरा रिलेशन कैसे उससे डिक्लेयर हो रहा है, लाइक वो एफआरसी के ज़रिए हो सकता है और दूसरे तरीक़ों से भी रिलेशन डिक्लेयर हो रहा होता है। मैं अगर रिलेशन अपना डिक्लेयर नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे वीज़ा रिफ्यूज़ के चांसेस हाई हो जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी फ़र्द हैं वो सारी की सारी उर्दू ज़बान के अंदर होती हैं, तो उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं करवाई जाती। अब ट्रांसलेशन कैसे करवाई जाती हैं? दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो 2 ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, एक तो इंग्लिश, एक उसकी अपने मुल्क की लैंग्वेज। लाइक मैं अगर सऊदीया में अप्लाई कर रहा हूँ तो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट उनको ट्रांसलेट करके दे दूँ या सऊदी लैंग्वेज में करके दे दूँ, एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान में अप्लाई कर रहा हूँ इंग्लिश में या उर्दू में, फ्रांस में अप्लाई कर रहा हूँ तो इंग्लिश में या फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर करूँ तो ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है। तो ये भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, इसकी आपने ट्रू ट्रांसलेशन लाजमी करा के लगानी होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्थ को भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ एम्बेसीज आपसे रिक्वायर्ड करती हैं कि आपने इंश्योरेंस अपनी लगानी है, आप इंश्योरेंस नहीं लगाते, केस आपका एक्सेप्ट हो जाता है लेकिन बाद में रिजेक्ट हो जाता है, या फिर उनकी एक सर्टन रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जैसे शेंजन के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है 30,000 यूरो इसकी कवरेज होनी चाहिए। आपने इंश्योरेंस तो लगा दी, लेकिन अगर वो 30,000 यूरो कवरेज नहीं दे रही, उसके इक्विवेलेंट कवरेज नहीं दे रही, तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो पोलियो सर्टिफिकेट मांगते हैं, आपने पोलियो सर्टिफिकेट, अगर वो येलो फीवर, ये अक्सर अफ्रीकन मुल्क आपसे मांगते हैं येलो फीवर सर्टिफिकेट, अगर उन्होंने मांगा है तो आपको वो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वीज़ा यहाँ पे रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब नंबर 2 के ऊपर जो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन से मेरी क्या मुराद है, लाइक हम रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री अपनी प्रोवाइड करते हैं, किसी मुल्क के अंदर हम गए ही नहीं, बहुत से मुल्कों में इन आउट की स्टैंप्स नहीं लगती, तो हम वो भी डिक्लेयर कर देते हैं कि हम वहाँ पे
गए हुए हैं। और सम टाइम पे ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से फोर्ज करके स्टैम्प्स किसी और की उठा के अपने पासपोर्ट के ऊपर लगा देते हैं और उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है। ठीक है, तो एक ये भी वजह होती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल होती है, लाइक अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमें बताना चाहिए हम बिजनेसमैन हैं, हम एम्प्लॉई हैं तो हमें डिक्लेयर करना चाहिए कि हम एम्प्लॉई हैं। अब एम्प्लॉई को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, आप एनओसी लें, उसके अलावा सैलरी स्लिप्स लें, सैलरी आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होनी चाहिए, तो ये आपके फाइनेंशियल्स को डिक्लेयर करते हैं। और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट आपने लगाना चाहिए। हमारे यहाँ सम टाइम पे क्या होता है, कोई बिजनेसमैन नहीं होता, वो अपने आप को डिक्लेयर कर लेता है मैं बिजनेसमैन हूँ, और कोई एम्प्लॉई नहीं होता, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मैं एम्प्लॉई हूँ। तो ये भी एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल, जिसको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे जो एसेट्स होते हैं हम उनको डिक्लेयर नहीं करते, लिहाजा आपको वो भी डिक्लेयर करने चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कोई प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो हम वो डिक्लेयर नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर मुल्क को बताएं कि आपके किस मुल्क का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। लाइक देखिए, शेंजन में अगर अप्लाई करते हैं 29 कंट्रीज़ हैं, इन 29 की कंट्रीज़ को पता होगा, ये वीज़ा इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं किन को वीज़ा इशू किया है, किन का वीज़ा रिजेक्ट किया है। तो अगर ऐसी कंट्री के अंदर आप डिक्लेयर नहीं करते कि आपने वीज़ा अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया था, तो एक ये भी रीज़न बनती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लाइक अगर किसी भी मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके की मिसाल लेता हूँ, अगर वहाँ का आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो आप पे 10 साल का बैन भी लग सकता है। तो जिस मुल्क में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका वीज़ा आपका पहले रिफ्यूज़ हुआ है तो वो आपको 100% डिक्लेयर करना है, आप उसको हाइड नहीं करना। और इसके अलावा शेंजन के अंदर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक मुल्क का भी आपका रिफ्यूज़ हुआ है तो उन 29 के 29 ममालिक को पता होता है, तो आपने वहाँ पे भी लाजमी डिक्लेयर करना होता है कि हाँ मेरा ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये भी आपकी एक रिजेक्शन की वजह बन सकता है। उसके बाद आपने अपनी जो रीज़न होता है ट्रैवल का, वो क्लियर डिक्लेयर नहीं किया होता। मतलब बिज़नेस पे जा रहे हैं, विज़िट पे जा रहे हैं, स्टूडेंट है, वर्क पे हैं, जो भी हैं, बेसिकली कहने का मुराद ये है कि आपने अपनी इंटेंशन क्लियर करनी होती है। इसको बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा वीज़ा एप्लीकेशन देता है तुर्की में और कहता है कि मैंने इस्तांबुल जाना है, तो वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले ये सोचेगा कि इतने सारे मुल्क छोड़ के कहीं पे इसको वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड, कहीं पे ऑन अराइवल है, कहीं पे ये ई वीज़ा लेके जा सकता है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मुल्क है जहाँ पे अप्लाई कर सकता था, इसने मेरे मुल्क को ही क्यों चुना, और फिर उसके अलावा इसी शहर को उसने क्यों चुना। तो आपने इंटेंशन अपनी क्लियर करनी होती है। वो आप कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं एप्लीकेशन दूंगा तुर्की के अंदर, तो इस्तांबुल को अगर सेलेक्ट करूंगा तो मैं उनको बताऊंगा कि मैंने ब्लू मॉस्क, हाजिया सोफिया देखना है। अगर मैं कैपाडोकिया का जिक्र करता हूं तो मैं उनको बताऊंगा कि मैंने हॉट एयर बलून देखना है। अगर मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं तो वहाँ पे मैं जस्टिफाई करूँगा टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऐसी चीज़ें जो यूनिक हो वहाँ की, ताकि आप लोगों की इंटेंशन क्लियर हो सके। जब आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है, अदरवाइज़ वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग या तो बहुत जल्दी अप्लाई कर लेते हैं या बहुत देर से अप्लाई करते हैं। बहुत जल्दी से क्या मुराद है कि अभी एक इवेंट है जिसको अभी 8 महीने 9 महीने पड़े हुए हैं और मैं अभी से उसके लिए एप्लीकेशन दे दूँ। ताकि यूरोप कहता है कि आप विद इन 6 मंथ आपने ट्रैवल करना है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो और बाकी मुल्क होते हैं वो कहते हैं कि विद इन 3 मंथ आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी अप्लाई कर लेंगे तो एक ये रीज़न भी बनेगी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। और एक बिल्कुल आखिर में आप अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने नेक्स्ट मंथ जाना है, कोई भी डेट ले लेते हैं 14-15 को, और आज भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि आज भी 14 या 15 तारीख है, और मैंने जिस डेट को जाना है वो नेक्स्ट मंथ की 14 और 15 है। मैं एप्लीकेशन देता हूँ
और मुझे पता है प्रोसेसिंग टाइम 4 हफ्ते का है और वीज़ा आने में टाइम भी लग जाता है। सम टाइम पे एम्बेसी के ऊपर लोड होता है, वो आपकी सम टाइम पे सिक्योरिटी चेक कर रहे होते हैं, इस वजह से आपके वीज़ास डिले हो जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, इस प्रोसेसिंग टाइम को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने चौथे नंबर पे जो गलती पॉइंट आउट की है वो ये है कि आप अंडर एस्टिमेट करते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लाइक वो एम्बेसी ने आपसे रिक्वायर्ड ही नहीं किए, लेकिन आप भी प्रोवाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पे नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि आप एनटीएन और चैम्बर की रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं एज आ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के तौर पे, और आप समझते हैं कि आपका काम हो गया। अब अगर आपकी कंपनी देखें प्राइवेट लिमिटेड पे है, तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा फॉर्म 29 ये आपने लाजमी लगाने होते हैं। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप डीड के ऊपर है तो आपने फॉर्म सी, पार्टनरशिप डीड, ये आपने लाजमी लगानी है। उसके बाद एडिशनल अगर आपकी फर्म कहीं और रजिस्टर्ड है, लाइक एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, चैम्बर में रजिस्टर्ड है, किसी और इदारे के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आपने वहाँ की रजिस्ट्रेशन भी लगानी होती है। तो एक ये रीज़न भी बनती है कि आपने इनफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए होते और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और एक और मिस्टेक होती है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि आप लोग क्या करते हैं, एक ऐसे एजेंट को हायर करते हैं कि जो टोटली नॉन प्रोफेशनल और अनरजिस्टर्ड होता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि आप वीज़ा ड्रॉप बॉक्स के बाहर चले जाएं जहां पे आपने एप्लीकेशन सबमिट की होती है, तो वहां पे कोई भी रेडी लगा के, ठेला लगा के, छोटी सी शॉप लेके, कंप्यूटर वगैरह लेके बैठा होगा और वो आपके फॉर्म फिलिंग, और वो हर केस को वैसे ही फिल करेगा और बिल्कुल जल्दी जल्दी में फिल करेगा। उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा मिलता है नहीं मिलता, वो आपसे सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे चार्ज कर लेगा। तो ये नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, अगर आप इनको हायर करते हैं तो भी आपके वीज़ा के रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने मार्क किया है वो है कि आप एलिजिबिलिटी को मीट नहीं कर रहे होते। इसके लिए 2 कंट्रीज़ की मिसाल दूंगा, एक कनाडा की, एक दुबई की। दुबई कहता है कि अगर आपने 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके अकाउंट के अंदर एटलीस्ट $4000 के इक्वलेंट या उससे ज़्यादा का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, तब हम आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। प्लस आपके पास जो इंश्योरेंस है वो पाकिस्तान से नहीं, दुबई बेस्ड कंपनी से होनी चाहिए, तब हम आपको वीज़ा इशू करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये भी चेक करना होता है कि आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर भी रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। उसके बाद कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा क्या कहता है कि आपके अकाउंट के अंदर एटलीस्ट 1.5 मिलियन पर पर्सन के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, तब हम आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे, अदरवाइज़ ग्रांट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और दे देता हूँ शेंजन की। शेंजन कहता है कि आपने इंश्योरेंस लगानी है अपनी, लेकिन इंश्योरेंस की कवरेज अगर डॉलर के अंदर है तो $50,000 और अगर यूरो के अंदर है तो €30,000 की कवरेज होनी चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपने वो ही देखना होता है। अगर वो आप अरेंज करके उनको दे सकते हैं तब आप वो इंश्योरेंस लगाइएगा, अदरवाइज़ अगर आप इंश्योरेंस नहीं लगाते या कम की लगाते हैं तो ये भी एक रीज़न बनता है जिसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। और छठे नंबर के ऊपर हम कह लें कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इजी ले लेते हैं। जब हम इजी ले लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी प्रोफेशनल्स की मदद नहीं लेते और हम यही कंसीडर करते हैं कि हमने तो पहले काफ़ी वीज़ा एप्लीकेशंस अप्लाई की हैं, हम तो खुद करते हैं, हमारा एक जानने वाला बंदा है वो खुद ही अपनी फ़ाइल का कंप्लीट करता है और उसको वीज़े मिल भी जाते हैं। तो आपने ऑलवेज़ किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी है जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करे, आपको गाइड करे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, तब आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई और चीज़ अगर आपने पूछनी हो जो मैं माइंड से मेरे निकल गया हूँ, मैं स्किप कर गया हूँ, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है, मैं आपके हर कमेंट का जवाब लाजमी दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।